वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टायलर कॉलेज ने पोइट्री की एक कलेक्शन को पब्लिश किया 1798 में, जिसका नेम है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स में सैमुअल टायलर कॉलेज ने 4 पोएम्स लिखी, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स उसमें लिखी हैं। वर्ड्सवर्थ के जो कंटेम्पररीज थे तो वो न्यू क्लासिकल पोइट्स थे। अब न्यू क्लासिकल पोइट्स जो थे उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती थी। उनकी जो पोइट्री होती थी वो डिफ़िकल्ट होती थी अंडरस्टैंड करने में। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टायलर कॉलेज ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा वर्क लिखेंगे जिसकी लैंग्वेज सिंपल होगी और जिसे हर कोई आसानी से समझ सकेगा। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया। लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक पोइट्री का आगाज़ हो जाता है। डिफरेंट क्रिटिक्स और राइटर्स जो हैं तो वो अपना ओपिनियन रोमांटिक पोइट्री के बारे में पेश करते हैं। इसलिए वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन के लिए एक प्रीफेस लिखता है, जिसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स कहा जाता है। इस प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ जो है तो वो रोमांटिक पोइट्री को डिफाइन करता है और वो रोमांटिक पोइट्री के डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात करता है। प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ये बात कहता है कि हमने ये जो नई पोइट्री का आगाज़ किया है ये एक एक्सपेरिमेंट था। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड रस्टिक, कि हमारा मकसद ये था कि हम एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जो कि सिंपल हो, जो कि रस्टिक हो, यानी कि जो गांव वाली लैंग्वेज हो। वर्ड्सवर्थ स्टेट्स दैट फॉर राइटिंग पोइट्री द इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन शुड बी फ्रॉम कॉमन लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ ये बात कहता है कि पोइट्री लिखने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसिडेंट्स और सिचुएशन हो वो कॉमन लाइफ से सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि जब इंसिडेंट और सिचुएशन कॉमन लाइफ से सिलेक्ट किए जाएंगे तो लोग अच्छी तरीके से उससे कनेक्ट कर पाएंगे। वर्ड्सवर्थ के ख्याल में जो पोएटिक डिक्शन है तो इसका इतना कोई ख़ास असर नहीं होता। तो इसलिए वर्ड्सवर्थ का ये ओपिनियन है कि पोएटिक डिक्शन को अवॉइड करना चाहिए। वर्ड्सवर्थ ये बात भी कहता है कि जो सिंपल लैंग्वेज उसने यूज़ की है, जो रस्टिक लैंग्वेज उसने यूज़ की है, वो प्योरिफाइड लैंग्वेज है। द लैंग्वेज सेलेक्टेड शुड बी यूज्ड बाय कॉमन मैन बाय थ्रोइंग ओवर देम कलर्स ऑफ इमेजिनेशन। वर्ड्सवर्थ ये बात कहता है कि जब आप सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे और फिर आप उसके ऊपर कलर्स ऑफ इमेजिनेशन थ्रो करेंगे, यानी कि जब आप उस लैंग्वेज को क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करेंगे तो ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। टू मेक ऑर्डिनरी थिंग अपीयर्स एज अनयूजुअल, कि आप आम चीज़ों को, नॉर्मल चीज़ों को, ऑर्डिनरी चीज़ों को इस तरह प्रेजेंट करें कि वो अनयूजुअल दिखे, वो स्ट्रेंज दिखे, तो लोग जो है वो आपकी पोइट्री को, आपके वर्क को एंजॉय करेंगे। To make incidents and situation interesting, Wordsworth claimed that the emotion and feelings are more important than action and plot. Wordsworth के ख्याल में जो feelings है, जो emotion है, ये plot और action से more important है। According to Wordsworth, poetry can capture any and every subject that interests the mind of poet. तो वर्ड्सवर्थ के ख्याल में हर एक चीज़ को पोइट्री में डाला जा सकता है, हर वो चीज़ जो कि पोइट के माइंड को अट्रैक्ट करें। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। वर्ड्सवर्थ के ख्याल में पोइट्री और प्रोज के लैंग्वेज में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ का ये मानना था कि अगर हम प्रोज से फुल स्टॉप वगैरह हटा दें तो इसको हम पोइट्री की तरह रीड कर सकते हैं। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोइट्री बहुत सिंपल होनी चाहिए, पोइट्री को प्रोस की तरह होना चाहिए, और ताकि वो आसानी से समझा जा सके, और ये जो राइम मीटर वगैरह है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। थ्योरी ऑफ पोइट्री, तो वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स में पोएटिक प्रोसेस पे भी बात करता है। वो पोइट्री को किस तरह डिफाइन करता है? वर्ड्सवर्थ कहता है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो इसमें अगर हम इस डिफिनीशन पे गौर करें, इसमें वर्ड्सवर्थ का पोएटिक प्रोसेस मौजूद है। अगर हम इस डिफिनीशन को और भी एनालाइज करें तो देखिए वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहता है। वर्ड्सवर्थ कहना चाहता है कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें, नेचर को ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वेशन। फिर आप जो है तो बैठ कर उस पर सोचें, रिकलेक्शन और कॉन्टम्पलेशन, और फिर फिल्टर करें, उसमें से जो अच्छे थॉट्स हैं आप उसको कलेक्ट करें और
कंपोजिशन, फिर आप उसको कंपोज करें। वर्ड्सवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पोएट, तो वर्ड्सवर्थ जो है लिरिकल बैलेड्स में वो पोएट को भी डिस्क्राइब करता है कि कौन एक पोएट होता है। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि पोएट जो है वो एक आदमी होता है और वो एक आदमी को एड्रेस करता है। लाइवली सेंसिबिलिटी, कि जो पोएट होता है वो एक्टिव होता है, वो चीज़ों को फील करता है। एंथुसियाज्म एंड टेंडरनेस, एंथुसियाज्म का मतलब है कि उसमें जज्बा होता है। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उसके पास ह्यूमन नेचर का नॉलेज होता है। ह्यूमन नेचर क्या है? देखिए, इंसान के नेचर में जो है तो मिस्टेक कर रहा है, एंगर है इंसान के नेचर में। तो जो पोएट होता है वो ह्यूमन नेचर के बारे में नॉलेज रखता है। कॉम्प्रिहेंसिव सोल, यानी कि वो चीज़ों को डीपली फील करता है। प्लीज विद हिज पैशन एंड वायलेशन, और वो अपने पैशन से खुश होता है। रिजॉइस इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ देन अदर्स, वो जिंदगी को दूसरों से ज़्यादा इंजॉय करता है। ही हैज़ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेस व्हाट ही थिंक्स एंड फील्स, और वो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है। वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस करता है जो कि वो फील करता है। अ पोएट शुड कंसिडर हिमसेल्फ अ ट्रांसलेटर, वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक पोएट जो होता है वो एक ट्रांसलेटर होता है। यानी कि एक पोएट जो होता है वो जिन चीज़ों को देखता है उसे फिर वो ट्रांसलेट करता है, अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। तो इसलिए वो पोएट को एक ट्रांसलेटर कहता है। He quotes Aristotle that poetry is the most philosophic of all writing and its object is truth. फिर वो एरिस्टोटल को कोट करता है कि एरिस्टोटल ने कहा था कि पोइट्री जो है, कि पोइट्री फिलोसॉफिकल है और इसका मकसद जो है तो ये ट्रूथ है, सच्चाई है। द पोइट गिव्स इमीडिएट प्लेजर नॉट एज अ लॉयर, फिजिशियन और अ मैरिनर बट एज अ मैन, कि पोइट जो होता है वो लोगों को इमीडिएट प्लेजर देता है, ना एक लॉयर की तरह, फिजिशियन की तरह, बट एक आदमी की तरह। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वो कहता है कि अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। इट्स एन एक्नॉलेजमेंट of the beauty of the universe. An anatomist considers pleasure in his knowledge, but a poet finds pleasure in men and interactions of men. वो कहता है कि एक एनाटोमिस्ट जो होता है या एक साइंटिस्ट जो होता है उसे अपने नॉलेज में प्लेजर मिलता है, लेकिन जो पोएट होता है उसे लोगों के इंटरेक्शन से प्लेजर मिलता है। A scientist enjoys pleasure in solitude, but in the song of poet, everyone joins and enjoy. वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक साइंटिस्ट जो होता है वो तन्हाई में अपने प्लेजर को एंजॉय करता है। यानी कि अगर एक साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो फिर वो खुश हो जाता है और वो अपनी खुशी जो है तो वो अकेले में मनाता है। लेकिन जब एक पोएट एक सॉन्ग लिखता है तो सब लोग मिलकर उसे गाते हैं, इसलिए एक पोएट की खुशी में सब लोग ज्वाइन करते हैं उसके साथ। ही गेव डिफरेंट डिफिनीशंस ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ जो है तो पोइट्री को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करता है। एक डिफिनीशन हमने इससे पहले डिस्कस की। एक और डिफिनीशन में वर्ड्सवर्थ कहता है पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। दूसरी डिफिनीशन में वो कहता है पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज एज द हार्ट ऑफ मैन, कि पोइट्री जो है तो ये पहली और आखिरी नॉलेज है, जिस तरह एक इंसान का दिल होता है। Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask in the comment. Please subscribe and share.